Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will learn the second chapter of class 9th, that is polynomials. This is the introduction video of polynomials. In this video, we will learn the basic concepts based on polynomials. What is constant, what is variables, what is algebraic expression, what is terms of algebraic expression, what is polynomial. Okay, this type of basic things we will learn or understand in this video. Firstly, we start the constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. यानी ऐसा सिंबल जिसके पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज ना होता हो, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. एग्जांपल में 9 - 6 4/7 √2 पाई, ये सब जितने भी हैं ये सब सारे कांस्टेंट हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं. अब वेरिएबल्स, तो ए सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल्स. यानी वैसा सिंबल जो डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जिनके हो सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर के जेड तक हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अदर भी चीज़ यूज़ सकते हैं, अल्फ़ा बीटा लाइक दैट. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस. सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन कहने का मतलब है उसमें कुछ ऑपरेशन भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं. यहाँ ऑपरेशन का मतलब वो दूसरे सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है. यहाँ ऑपरेशन का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब. तो इसके साथ जब कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल हमने लिखा 3x² + 5x + 6. अब इसमें देखिए तो प्लस ऑपरेशन भी यूज़ हुआ है और मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी यूज़ हुआ है. तब आप कहेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेशन कहाँ यूज़ हुआ? तो 3 × x तभी तो वो 3x² बना, या 5 × x तभी तो वो 5x बना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रहा है और एडिशन भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट में देखिए टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है? तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी वो सेवरल पार्ट जो सेपरेट किया जाए प्लस या माइनस ऑपरेशन से, यानी मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं, प्लस और माइनस ऑपरेशन से. इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एग्जांपल में 3x² + 5x + 6 में 3 टर्म्स हैं. कौन कौन है? तो 3x² है, 5x हैं और 6 हैं. क्योंकि देखिए अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आता तो फिर हम कहते 3 × x, ये भी अलग अलग टर्म हो जाता, लेकिन वैसा नहीं होता. टर्म्स में सिर्फ प्लस माइनस देखा जाता है, तो इसमें सिर्फ प्लस से ही है और 3 के बीच में 2 प्लस डाल के उसको अलग किया गया है. इसीलिए इसमें हम लोग कह रहे हैं 3x², 5x और 6, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं. अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मीन्स क्या? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a0, a1x, a2x², यानी इस तरीके से वो चलता रहेगा. इस पर उतना नहीं ध्यान देना, ये ज़्यादा क्लियर होगा कब? जब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे. ठीक है, जहाँ पे अब इसमें कहने का क्या मतलब है? तो a0, a1, a2 ये सब क्या है? रियल नंबर्स हो और n जो हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, यानी n का जो वैल्यू होगा वही उसका डिग्री कहा जाएगा. ये भी हम लोग आगे क्लियर करेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर और डिग्री ऑफ n के बारे में. ठीक, अभी पहले ये समझ लेना है कि a0 का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म. ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि a0 के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, उसमें x नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं. और a1, a2, a3, an-1, an, ये सब जो है ये सब x², x³ ये सब का कॉफिशिएंट्स है. कॉफिशिएंट मतलब उससे जो पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिस कांस्टेंट के पहले, जिस वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट होते हैं, यानी जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, उसी को हम लोग कॉफिशिएंट्स कहते हैं. अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं. एग्जांपल क्या है? -3x² + 5x + 6. अब ये एक पॉलिनोमियल है. अब इसमें क्या है? तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? 6, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगे हुए हैं. अब कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी x² से पहले क्या लगा हुआ है? तो -3, तो -3 हो गया न्यूमेरल वैल्यू. यानी जब भी कॉफिशिएंट की बात करें तो वो न्यूमेरल वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा, और वो जिस वेरिएबल का बात कर रहा है उस वेरिएबल से पहले लगा होगा. तो इस वेरिएबल से पहले -3 है तो इसलिए -3. कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x के पहले +5 है तो वो 5 हो गया. ठीक, 5 के +5 यानी 5 जल्दी जब भी लिखेंगे तो वो +5 ही कहा जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन हम लोग आगे नहीं लगाते जब तक वो कोई टर्म के साथ जुड़ा ना हो. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं.
अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म या इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी उसके वेरिएबल्स का पावर होगा, यहाँ मैंने एक्स लिखा है, वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो जो भी पावर होगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 5x² - 3x + 9, अभी ये क्या है, बढ़ते से घटते क्रम में है। और फिर जब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 - 3x + 5x², यानी इसमें क्या है, तो ये छोटे से बड़े के टर्म्स में है, यानी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में था, अब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉलिनोमियल्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए मैंने नीचे लिखा बोथ फॉर्म्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। मतलब सिंपल है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसीलिए मैंने बढ़ते क्रम और घटते क्रम बोला। देखिए शुरुआत पहले जो लिखा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, और बाद में जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले कांस्टेंट टर्म फिर x फिर -3x फिर +5x², यानी इस दोनों में से कोई भी टर्म्स में अगर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स का किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। 5x² - 7x + 9, अब इसमें देखिए डिग्री क्या है, 2। क्यों डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें जो x है वो वेरिएबल x है, और x वेरिएबल का सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री भी 2 होगा। अब देखिए 9x⁴ + 7x² - 9, अब इसमें देखिए वेरिएबल्स फिर से x है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसका जो डिग्री है वो 4 होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में मैंने कुछ स्पेशल चीज़ डाला है, वही नॉन निगेटिव नंबर का। डिग्री का मैंने कहा था कि पहले बाद में क्लियर होगा, वो डिग्री यहाँ पे क्लियर हो गया। जो हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल के हम लोग डिफिनेशन में देख रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है ना कि इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। तो इस बात को क्लियर करने के लिए पहले हम लोग को डिग्री जानना था, तो वो हम जान चुके हैं कि अब डिग्री क्या होता है, कि हाईएस्ट पावर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहाँ n हाईएस्ट पावर है, इसीलिए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन निगेटिव नंबर का, नॉन निगेटिव इंटीजर का क्या चक्कर है, उसको इसमें क्लियर करते हैं। इन अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल नॉट बी निगेटिव, यानी पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो निगेटिव में नहीं हो सकता, यानी एक्स वाई ये सब जो भी पॉलिनोमियल्स में होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, उसका पावर निगेटिव नहीं हो सकता, यानी -1 -2 -3 ये सब नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा क्या कहते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल विल नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, यानी पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होगा उसको वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी a/b के फॉर्म में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, पहले निगेटिव पावर वाला एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। तो fx = x + 1/x। अब 1/x की मतलब क्या, कि x⁻⁻⁻1, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल्स, हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर नीचे है और उसका पावर अगर निगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल करने पे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। या फिर अगर कोई भी अगर पावर अगर निगेटिव में है तो उसको रेसिप्रोकल हम लोग जैसे ही करेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही 1/x है, अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं, x के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसमें जैसे ही रेसिप्रोकल हो गया, इसका मतलब रेसिप्रोकल होगा तो इसका पावर जो पॉजिटिव में है वो अब निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा, जो हम लोग वहाँ करते हैं उसका उल्टा यहाँ करते हैं। अब इसमें यह पता चलता है कि एक एक्सपोनेंट है जिसका पावर -1 है, निगेटिव में है, तो इसका मतलब ये निगेटिव इंटीजर हो गया, और कह रहे थे कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर आपको ये पावर वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप सिंपल याद रखिए कि कोई भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। सबसे इजी चीज़ आप इसको ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है और उसमें अगर आप देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें अगर आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ठीक, अब सेकंड केस पढ़ते हैं जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में था। तो इसमें क्या है, gx = √x। अब √x का मतलब हुआ x का पावर 1/2। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में मैंने एक जगह पे बताया था कि अगर किसी का भी अंडर रूट कह रहा है, इसका मतलब उसका पावर हाफ हो रहा है, अगर क्यूब रूट कर रहा है तो उसका पावर 3/2 हो रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो जब अंडर रूट में x है अब यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2, और जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये टर्म भी एक्सपोनेंट का पावर फ्रैक्शन में आ गया, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। अब नॉन निगेटिव इंटीजर कोई बोलेंगे भाई निगेटिव तो नहीं है, तब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये इंटीजर ही नहीं है।
अब इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीजर जो है वो पूरा पूरी होल नंबर टाइप होता है, यानी 1 2 3 4 यही होता है, 1/2 1/3 ये सब इंटीजर नहीं होता। तो इसका मतलब ये इंटीजर ही नहीं है, तो इसमें तो वो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जब इंटीजर ही नहीं है तब निगेटिव और नॉन निगेटिव तो बाद में देखेंगे, यहाँ तो इंटीजर ही नहीं है, तो ये भी कि यहीं पे कैंसिल हो गया। तो यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया किस फॉर्म में ये नहीं हो सकता। तो इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट में, ये फ्रैक्शन व्रैक्शन अगर कॉन्सेप्ट में ना रखना हो तो सीधा याद रखिए कि कोई भी वेरिएबल्स अंडर रूट के अंदर नहीं हो सकता, ठीक, बशर्ते अगर वो बाहर आ सकता है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। कभी कंफ्यूज करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया, आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो तब वो हो सकता है। बट अगर बाई चांस अगर वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना जब भी क्वेश्चंस होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। यानी अब आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, अब जिसमें आपको ये करना हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का बताना हो, आप बता सकते हैं कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अब आप इजीली जज कर सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ये जब वेरीफाई करना हो, चेक करना हो, तो ये भी अब आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप इसमें अब आपको ना कांस्टेंट में प्रॉब्लम होगा, ना वेरिएबल्स में होगा, ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो 3-4 टर्म है कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो क्लास 8 का है, इसको मैंने यहाँ पे लिया ताकि आप लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद पॉलिनोमियल्स में आएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब यहाँ पॉलिनोमियल्स में आए तो एक चीज़ और, कॉफिशिएंट से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब क्या है, ये सब अगर किसी क्वेश्चन में हो तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद आप लोग पॉलिनोमियल में भी बता सकते हैं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, किस काइंड का है। उसमें भी दो बेसिस होते हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आप लोग को कि उसमें भी दो बेसिस होते हैं। कौन से बेसिस पे होते हैं, तो एक टर्म्स के बेसिस पे होते हैं, एक डिग्री के बेसिस पे होते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी अब इस टॉपिक्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर हम लोग उस पर भी जाएंगे। और आप लोग जानते हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जैसे हर्ष अग्रवाल वगैरह, वो लोग क्या करते हैं उसको एक अलग से ही चैप्टर बना देते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट हम लोग उसको पॉलिनोमियल्स में ही पढ़ेंगे, बट एक काइंड्स करके पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम लोग टॉपिक लिखेंगे तो उसमें हम लोग ये लेके चलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा, आप इजीली इस बात को समझते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया हो, और इसी तरीके से आप इसको समझते जाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जब कोई भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। खास करके जब कोई टीचर या कोई बोर्ड एग्जाम वगैरह होते हैं, बाहर से जब भी क्वेश्चन होते हैं तो वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि बच्चा को बेसिक नहीं आता होगा। इसीलिए हमने बेसिक पे ज़्यादा जोर किया है, ताकि आप बेसिक अच्छे से समझ सकें और आप उसका आंसर दे सकें। ओके फ्रेंड्स, सो घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और ऐसे ही घर पे पढ़ते रहिए, डेली एक वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ। कोशिश की अब ऐसा करूँगा कि अब रोज़ एक वीडियो आप लोग का क्लास 9th का अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। उसमें मैं एक सोच रहा हूँ कि एक दिन साइंस का कोई चैप्टर का अपलोड करेंगे और एक दिन मैथ्स का करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वाला आइडिया पसंद आए। सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप सजेशन अपना बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि यही चीज़ अच्छा रहेगा, या फिर मैथ्स का ही कंटिन्यू करें, हर डे पर डे मैथ्स का ही भेजने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, 13 मिनट का वीडियो है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस तरीके में आप लोग को बोरिंग नहीं फील होता होगा, आप लोग आसानी से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो को और बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, थैंक यू।